हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो रहेगी मनी एंड बैंकिंग को लेके। तो मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है हमारा, वो बेसिकली यूपीएससी एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। तो इसको लेके हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक्स की हमारे जो है, जैसे बार्टर सिस्टम, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड बहुत सारे टॉपिक्स जो मनी एंड बैंकिंग को रिलेट करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक बार में पूरा वीडियो बना दूंगा तो सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और आप सबके लिए समझना मुश्किल भी हो जाएगा। इसीलिए हम इस वीडियो पार्ट से बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। हम लोग जो है इसमें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पहले मनी से लेके। तो मनी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि हमारा है बार्टर सिस्टम। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है कि चीज के बदले चीज, मतलब अगर आपने कोई चीज ली है तो उसके बदले में आपको कोई चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले पैसे नहीं होते थे। पहले किसी चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो आप क्या क्या करते थे, कोई भी चीज लेनी है किसी से तो उसके बदले में कोई चीज दे देते थे। समझ लीजिए अगर मुझे चावल खरीदने हैं तो मैं आटे का मेरे पास है तो मैं उससे आटा दे दूंगा, बदले उससे चावल ले लूंगा। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देखते हुए बार्टर सिस्टम बन गया। एंशियंट टाइम्स तक, जब तक हमारी सोसाइटी थोड़ी सिविलाइज नहीं हुई थी, मतलब इतनी सिविलाइज नहीं हो गई थी कि हम लोग प्रॉपर करेंसीज का यूज कर सकें या कॉइन्स का यूज कर सकें, तब तक बार्टर सिस्टम चलता रहा। जैसे कि आपने अगर देखा हो तो मोहनजोदारो पिक्चर में भी बार्टर सिस्टम के बारे में दिखाया गया है इस तरह से। फिर इसको एक इंसान जिसने उसके ऊपर एक डिफाइन लिखी, या हम कहें कि उसने कुछ एक सिस्टम बनाया, तो वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बोलते हैं कि अगर बार्टर सिस्टम है, यानी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, एक्सचेंज इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस इजियर द एक्सचेंज रिजल्ट फास्टर विल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एडम स्मिथ बोलते हैं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फास्टर करना है और इजियर करना है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें मनी की जरूरत होगी। अब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम्स क्या थी। बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम्स ये थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हुआ था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि सामने वाले को भी वही चीज चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है, अगर मुझे कोई चीज किसी से एक्सचेंज करनी है तो उसको भी वही चीज मेरे से चाहिए ही चाहिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का हमने पॉइंट लिखा, जो एक प्रॉब्लम की तरह है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम स्टोरेज एंड डीके। प्रॉब्लम स्टोरेज एंड डीके का मतलब होता है कि हमने कोई सी चीज है जो एक्सचेंज तो कर ली, तो उसे संभाल के कहाँ रखेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि मुझे किसी से जूतों की जोड़ी चाहिए और मेरे पास तेल है, अगर कोई कहे कि एक जूते की जोड़ी के बदले मुझे 1000 लीटर तेल देना है, तो मैं तो उसे तेल दे दूंगा, पर वो स्टोर करके कहाँ रखेगा उसे। क्यों, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, फिर तेल खराब होने की प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें, तो जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसके चक्कर में प्रॉब्लम स्टोरेज एंड डिके भी काफी बढ़ गया था। ये भी एक बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम थी प्रॉपर मेजरमेंट ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में कई चीज़ों में प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता था। उसका कारण ये था कि अब 1 किलो चावल के बदले 1 लीटर दूध, आप सबको पता हो कि आज के टाइम में प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम आ गया है। जैसे कि हम लोग कहें कि 1 किलो के बदले में 950 ml ही होता है, 900 ml होता है, जो कि हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करना, केजी को लीटर में कन्वर्ट करना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इस चक्कर में भी बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी। फिर डिफरेंट पेमेंट सिस्टम। अब क्या होता है कि करेंसीज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें एडवांस करनी है या कुछ चीज़ें बाद में देनी है, कुछ पहले देनी है पैसे, तो हम लोग वो सब चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएशन की तरह, ठीक है। प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम गिव राइज टू मनी। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम ने क्या किया, मनी को जन्म दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक मीडियम एक्सचेंज पैदा हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी की यूनिट को करेंसी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हम देखेंगे कि करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, करेंसी कैसे बनी। अगर हम लोग एंशियंट टाइम्स में देखें तो किंग क्वींस अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जगहों पे अपने हिसाब से अपने कॉइन्स मिंट करते थे।
उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर एंशियंट टाइम के कॉइन्स भी आप देख सकते हैं, मेडिवल टाइम्स, ब्रिटिश एरा में, या मॉडर्न टाइम के जो हमारे आज के इंडिया में हमारे कॉइन्स चलते हैं, ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पे मिंटिंग होती थी कॉइन्स की। लेकिन उससे पहले कि हम लोग बात करें कि करेंसीज कैसी थी, तो अगर बार्टर सिस्टम में बात करें तो हमारी करेंसी क्या थी, कॉमोडिटी बेस, मतलब एक चीज के बदले में दूसरी चीज। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारी करेंसी कैसे होगी, मेटेलिक बेस। अब मेटेलिक बेस में भी बात है कि हमने गोल्ड सिल्वर को ही सबसे पहले अपना करेंसी के तौर पे क्यों चुना, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें रस्ट नहीं लगता था, ये रस्टिंग आइटम नहीं है, इसमें जंग लग जाएगा। इसीलिए हमने गोल्ड और सिल्वर को ही अपनी मेटेलिक बेस करेंसी के तौर पे चुना, क्योंकि इनकी हायर लाइफ थी, लॉन्गर लाइफ है, ठीक है, बाकी कॉमोडिटीज के मुकाबले में इनकी वैल्यू अच्छी हो जाती है, इनकी वैल्यू अच्छी मिलती है। फिर इसके बाद हमने करेंसी को डिवाइड किया एक्चुअल करेंसी और टोकन करेंसी में भी। टोकन करेंसी और एक्चुअल करेंसी में क्या है, एक्चुअल करेंसी जिनकी मार्केट वैल्यू सेम होती है मेटल वैल्यू के बराबर, ठीक है, देयर वैल्यू इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सेम वेट ऑफ मेटल, ठीक है। उसके अलावा अगर टोकन करेंसी करें तो टोकन करेंसी हमारी जो हमारे आज के टाइम पे हमारी करेंसी चलती आ रही हैं। एज डिमांड ऑफ मेटल इंक्रीज वी यूज सम टोकन फॉर द दीज करेंसीज हैविंग अदर मेटल्स बट ट्रीटेड एज रेफरेंस और द ओरिजिनल मेटल। जैसे हम लोग कहें कि हमें आज गोल्ड खरीदना है, तो हम आज उसकी पेमेंट कॉइन्स में कर सकते हैं, लेकिन अब कॉइन्स गोल्ड के नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी गोल्ड खरीद सकते हैं। तो हमारे एक तरह टोकन बेस्ड करेंसी हो गई। टोकन बेस्ड करेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं, टोकन वेंडिंग मशीन्स हैं, जो कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इंडिया में कहें तो सबसे ज़्यादा हमें जो दिखता है आसपास वो है मदर डेयरीज। मदर डेयरी पे आज भी टोकन वेंडिंग मशीन्स लगी हुई है, दूध के लिए आप टोकन ले सकते हैं, उनसे टोकन डाल के आप उसमें दूध ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी टोकन करेंसीज। टोकन करेंसीज के और हम लोग थोड़ा सा इसको देखें और अच्छे से डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग फिएट करेंसीज में कह सकते हैं। फिएट करेंसीज क्या है, दिस कैन बी लेजिटिमाइज बाय द अथॉरिटीज एंड कैन सब डिवाइड इनटू फॉलोइंग टू, मतलब जिसको कोई ना कोई अथॉरिटी लेजिटिमाइज कर दिया, मतलब उसको कंट्रोल कर दिया, उसके ऊपर ध्यान रख दिए, ठीक है। आप इसको कहेंगे दिस टोकन करेंसी मेड इट इनएविटेबल दैट द पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट कंट्रोल द करेंसी सर्कुलेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस वेज। ऐसी करेंसी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे अगर हम देखें तो 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, डिमोनेटाइजेशन, तो वो भी एक तरह की होगी। अब सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए, आपको पता है एक हफ्ता ही रह गया 2000 के नोट वापसी जमा कराने का, तो ये भी एक तरह की हमारा हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फिएट करेंसी में हम लोग कहेंगे फिएट करेंसी दो तरह की हैं, दो तरह की नहीं है, पर उसको कहने का तरीका दो है कि एक होगी हमारी लीगल टेंडर मनी, जो हमारे बैंक नोट्स हैं, हमारे कॉइन्स हैं, हमारे जो अवेलेबल है, जो कि हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है, मीडियम एक्सचेंज है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल बैंक इशू करते हैं हर कंट्री के। अगर उसको हम लोग और इजी वे में यूज करना चाहते हैं तो हम उसको हम क्या करेंगे, फिएट करेंसीज के लिए हम उसको बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उसके बिहाफ पे हमें क्या करते हैं, चेक या डीडी इशू कर देते हैं। क्योंकि अब समझ लो हमें बहुत सारा पैसा एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, बैंक से डीडी बनवा लेंगे डिपॉजिट के तौर पे, कि आप हम यहाँ पैसे जमा करा दो, जब आप किसी दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ आप ये पैसा ले सकते हो दोबारा से। तो एक ये हो गया हमारे लिए, तो हमारी करेंसीज को लेके। करेंसीज का जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है वो इतना फोकस के लिए नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे कि बताओ करेंसी कौन सी है। हिस्ट्री में तो भले आ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना बेस नहीं करते। अब हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स इन इंडिया क्या है हमारा, अगर देखें तो कॉइनेज एक्ट 1906 में बनाया गया। इससे पहले तो क्या था कि कोई भी राजा, कोई महाराजा अपने हिसाब से अपने कॉइन्स मिंट कर सकता था, अपने हिसाब से जितनी मर्जी करेंसी वो चाहे प्रिंट करे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर ब्रिटिशर्स ने 1906 में एक कॉइनेज एक्ट बनाया, जिसको हमने कहा टोकन बेस्ड करेंसी के तौर पे, और कहा कि हाउ कॉइन कैन बी मेड, मतलब अब सिक्के कैसे बनेंगे आगे से। इसको फर्दर अमेंड किया गया, जिसको कॉइन्स हमने पैसा सिस्टम में बनाया, जिसको 1963 में लागू किया गया, ठीक है। उससे पहले हमने क्या किया, 1963 में हमने जो प्रिंसली स्टेट के कॉइन्स थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया लीगल टेंडर से, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में। तो हमने कहा कि अब प्रिंसली स्टेट के कॉइन्स की हमें क्या जरूरत, अलग अलग राजे महाराजा रजवाड़ों के सिक्कों की, तो एक सिंगल करेंसी होगी इंडिया की। उसके बाद कॉइनेज एक्ट 1936 लाया गया, 1956 लाया गया। 1956 के एक्ट में हमने कहा क्या कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू कॉइन, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉइन इशू कर सकती है और कोई कॉइन इशू नहीं करेगा। फ्रॉम 1956 अन्ना सिस्टम कैन चेंज इनटू पैसा सिस्टम। पहले एक आना दो आना चलते थे, फिर
पैसा सिस्टम आ गया, अठन्नी चवन्नी जो होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इंडिया में कहाँ कॉइन्स मिंट होते हैं। इंडिया में सिर्फ 4 जगह कॉइन्स मिंट होते हैं, जो कि है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। जो ये 4 जगह पे कॉइन्स मिंट होते हैं, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। इन सबके ऊपर एक अलग तरह का डिजाइन भी प्रिंट होता है, नीचे एक तरह का सिंबल, जिससे पता चलता है कि ये कॉइन्स कहाँ पे मिंट हुए हैं, कौन सी सिटी में मिंट हुए हैं। इन सब का ध्यान रखती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का ध्यान रखती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कंट्रोल करो या सिक्के बनाओ या मिंट करो, तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन सिक्के छापेगी। टेक सिक्योरिटी ऑफ एनी टेंडर मिंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई। जितने भी कोई भी सिक्के बनने हैं, जब गवर्नमेंट का या आरबीआई का कोई भी करे, तब जो ये छापते हैं तो सब जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। यही सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि इकोनॉमी में कितना पैसा है सर्कुलेशन में, कितनी इकोनॉमी में हमारे कॉइन सर्कुलेशन में है नहीं है, सारे सबकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, यही, जो कि हमारे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को लेके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन और बैंक हैं जो हमें एक तरह का मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग कहें कि हमारा पैसा कहाँ है, हमारा पैसा किसके पास जमा है, या हमारा पैसा हम किसी के पास जमा करा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं। या हमें किसी से लोन लेना है, तो पहले लोन कैसे लेते थे? किसी जमींदार से, साहूकार से, इन सब लोगों से। तो अब हम लोग किससे लोन ले रहे हैं? बेसिकली इनसे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जो क्या है आज की डेट में हमारे बैंक्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स मीन दोज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विच वर्क एज एन इंटरमीडियरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू दोज हु नीडेड। मतलब ऐसे लोग जो फाइनेंस प्रोवाइड कराएं जिनको जरूरतमंद है, जिनको पैसों की जरूरत है, ठीक है। इसके भी दो तरह से हैं, एक है टेकिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। टेकिंग डिपॉजिट मतलब पैसा लेना और लोन एडवांस करना। इसके लिए हम लोग ध्यान दें तो डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को हमने दो तरह से बांट दिया। एक होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि इसके अंदर दो तरह से हमारे अकाउंट है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये क्या हमारे डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं। मतलब जब हमने डिमांड किया तो हमने पैसा जमा करा दिया, हमने आज पैसा लगा सुबह, हमें 10 करोड़ पड़ा अकाउंट में, जमा करा दो, तो हमने पैसा जमा करा दिया। डिपॉजिट विच कैन बी डिमांडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द डिपॉजिटर। मतलब ये पैसा हम चाहे कभी भी निकाल भी सकते हैं जब हमारा दिल चाहे। तो ये हो गया हमारे डिमांड डिपॉजिट। इसके अंदर हमारे दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट हमारे फर्म्स के लिए होते हैं, बिजनेस के लिए होते हैं, जो बनते हैं, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट रेट तो नहीं मिलता, थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, और एक फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है ओवर ड्राफ्टिंग की। ओवर ड्राफ्टिंग कैसे? 10 लाख का पेमेंट करना था, 9 लाख के अकाउंट में पड़ा था, हमने 10 लाख का चेक काट दिया और बैंक ने हमें 1 लाख की ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दी। इस तरह से सेविंग्स अकाउंट हमारे, जिसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसको हम लोग बचत खाता भी कहते हैं, जो कि हमारे मोदी जी ने खुलवाया बहुत सारे जनधन अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक तरह के सेविंग्स अकाउंट ही हैं, चाहे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, पर है तो सेविंग्स अकाउंट ही ना। फिर हमारे आते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर टाइम के लिए हम डिपॉजिट कराते हैं, जैसे कुछ समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 1 महीना, 2 महीने, जो हमारी इच्छा के ऊपर होते हैं। इसके अंदर हमारे दो तरह से होते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो मनी इज डिपॉजिट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, विथड्रॉन आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। अब इसके दो तरह से हम लोग देखें तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? लमसम मनी इज डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमें एक अमाउंट जमा कराना है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हम उससे पहले उसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान चलते हैं कि हमने कुछ पैसे जमा कराए तो अगले 3 साल तक पैसे हम लोग सेव रखेंगे। फिर आते हैं हमारे रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या हो गया? हमारे वो पैसा जो हमने कुछ रेगुलर इंटरवल पर जमा कराएंगे, जो हमारे घर की लेडीज बेसिकली जोड़ के रखती है, जैसे चीनी के डब्बे में, चाय पत्ती में और चावल के डब्बों में। जो कहते हैं ना कि घर की लेडीज मदर्स हमारी जो होती हैं वो पैसा संभालती हैं, कि घर के खर्च जो पैसा बच गया उसे जोड़ के रख लिया, तो उसके जो अकाउंट्स बनाए गए कि चलो ये पैसा भी हमारा उनका सेफ रहे बैंक के अंदर, तो वो क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, इसमें वो हर महीने कुछ पैसा जमा करा सकती हैं। उसमें उनको जो इंटरेस्ट रहेगा वो एफडी वाला ही मिलता है, पर यह है कि वो हर महीने 100, 200, 500, 1000 जिसकी जितनी लिमिट है वो उतना पैसा जमा कराती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में स्कीम चलती है, इसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि 5 साल और उससे अबव के लिए होती है, कि आप अपने पैसे जमा करा सकते हैं उसके अंदर। तो आइए हम आगे बात करते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज को लेके। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज हमारी वो होती हैं
जो हमारे शाम को गले में पैसे पड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक के पास 100 करोड़ है, पर शाम को उसके पास सिर्फ 20 करोड़ ही अवेलेबल है, जिसको हम लोग कहें कि दुकान का शटर गिराया, बैंक का शटर गिरा के जो शाम को पैसा बचा हुआ है बैंक के पास, कैश इन हैंड, गोल्ड, सिल्वर और अदर आइटम, जो भी कहते हैं ना कि हम लोग फिजिकल उसमें हमारे पास अवेलेबल है हाथों में, तो वो होगी हमारी नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जिसको हम लोग कहेंगे कि इसका फॉर्मूला लिखा है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी इज इक्वल टू डिमांड टाइम लायबिलिटी माइनस इंटर बैंकिंग लायबिलिटी। डिमांड टाइम लायबिलिटी हमारी क्या होती है? अब जो डिमांड टाइम लायबिलिटी की जो पैसा हम लोग मौके पे लोगों को दे देते हैं, या इंटर बैंकिंग लायबिलिटी क्या है, जो पैसा लोगों को दे रखा है, वो हो गया हमारा। लेकिन नेट डिमांड टाइम क्या है कि हमारा शाम को जो कहते हैं बिल्कुल शाम को गल्ला बंद किया, जब पैसा हमने गिनती मारा, वो हमारे जो मौके में हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल है, वो हो गया हमारा नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटीज डिपॉजिट ऑफ अ बैंक विद पब्लिक और अदर बैंक एंड अ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय अदर बैंक। डिटेल आपने समझ गए होंगे। ये वो हो गया जो सम ऑफ डिमांड हमने लोगों को जमा करा रखा है, चाहे किसी बैंक को दे रखा है, पब्लिक को दे रखा है लोन्स के तौर पे, या बैंक ने आगे किसी स्टॉक मार्केट में वगैरह पैसा लगा रखा है, तो होगी हमारी डिमांड टाइम लायबिलिटी। इंटर बैंकिंग लायबिलिटी, जो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेना है, किसको चेक दे रखा है, पैसा दे रखा है, वो सब हमारी होगी इंटर बैंकिंग लायबिलिटी, या और कोई ऐसी चीज़ है। सम डिमांड टाइम लायबिलिटीज आर टूवर्ड्स डिपॉजिटर एंड सम ऑफ डीटीएल could be towards other financial institution which can be called as interbanking liability। ठीक है, कुछ पैसा जो हमारा डिपॉजिटर्स की तरफ है, कुछ पैसा हमारा जो इंस्टीट्यूशन की तरफ है, उन सबका जो हो गया तो हो गया हमारे इंटरबैंकिंग लायबिलिटी। अब इसमें हमने बताया कि दो तरह के लोन होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ लोन। एडवांसिंग द लोन किस तरह से होते हैं? लोन कैन बी डिवाइडेड एज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेट, प्राइम एंड सब प्राइम लोन। नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेट क्या हो गए? नॉन फाइनेंशियल डेट वो कर्जा जो हमने अपने खर्चे के लिए लिया है, जो अपने कंजम्पशन के लिए, जिससे देश का कोई विकास नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे अपने विकास के लिए। जैसे हमने घर के लिए लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, जो हमारे अपने फायदे के लिए हो गए, वो हमारे नॉन फाइनेंशियल डेट। फाइनेंशियल डेट क्या हो गए हमारे? वो पैसा जो किसी सरकार ने, किसी कंपनी ने, किसी पब्लिक के इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने लिया है, जिससे हम लोग किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, किसी तरह के एसेट्स बिल्ड करेंगे, किसी तरह कैपिटल फॉर्म करेंगे, जिससे लोगों को फायदा हो, हमारे को फायदा हो, मतलब क्या सबका विकास हो। जैसे ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, अगर वो सब बिल्ट हो रहा है तो वो होगी हमारे फाइनेंशियल डेट के लेके। आगे हम लोग बात करते हैं प्राइम और सब प्राइम लोन को लेके। प्राइम लोन हो गया हमारा दोज वेयर प्रॉपर कोलेटरल और गारंटी आर टेकन, चांस ऑफ डिफॉल्ट रिलेटिव लो। प्राइम लोन वो लोन हो गया जिसमें हमने प्रॉपर कोलेटरल लिया है, जिसमें हमने कुछ चीज गिरवी रखवाई है, जिससे हमारा पता है कि ये नुकसान नहीं होगा, ये पैसे का नुकसान कभी भी नहीं होगा हमें। ठीक है, सब प्राइम लोन हो गए हमारे जिसमें कोई चीज गिरवी नहीं रखी, कोई जिसमें क्या है कि नुकसान का चांस बहुत ज्यादा है। आजकल हम लोग अगर प्रॉपर कोलेटरल की बात करें, प्राइम लोन की बात करें, तो हमारा गोल्ड लोन आता है, जिसमें क्या होता है कि गोल्ड हो गया हमारा, तो क्या होगा कि गोल्ड, जैसे आपने गोल्ड के बदले में पैसा ले लिया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा नोट। इसमें लिखा लोन गिवन बाय बैंक इज एन एसेट ऑफ अ बैंक। जो लोन होता है वो बैंक की एसेट है, जो इसको कैलकुलेट करके जो इसका हिसाब बना के रखती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, जिसमें हम लोग सारा हिसाब लिखते हैं कि कितना लोन किसको देकर, क्या देखा है, सब चीज़ों के बारे में, उसे बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं आगे अगला टॉपिक, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है कि जब किसी सरकार को, कॉर्पोरेट कंपनी को पैसा चाहिए होता है, तो क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है। जैसे आपने सुना होगा कि 2014 पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए थे, पेट्रोल बॉन्ड्स, कि काफ़ी सस्ते में लोगों का कि आप पेट्रोल कंपनी को, कि आप लोगों को पेट्रोल प्रोवाइड कराइए, जिसको अब मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हम उन बॉन्ड्स का पैसा हम लोग अब चुका रहे हैं। ठीक है ना, कि सरकार ने क्या किया, सस्ते में लोगों से पैसा ले लिया पेट्रोलियम कंपनी से, कि भाई पैसा चाहिए, पेट्रोलियम पैसा लेके दे दिया, पर अब क्या हुआ कि वो पैसा वापस भी करना है, तो ये हो गया हमारे पेट्रोलियम बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेपर इन विच इट इज रिटन that I am taking the loan from a person or a government or an institution or any from public like thing। जैसे सरकार लोगों को बॉन्ड इशू करती है, गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स क्या है, सरकार को फिजिकल गोल्ड थोड़ा दे दिया, आपको कह रही है कि आप हम आपको पैसा दे दीजिए 10 लाख रुपए,
जब आप ये वापसी करेंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे उस हिसाब से गोल्ड की जो वैल्यू होगी। तो क्या गोल्ड बॉन्ड्स हो गए। इस तरह से बहुत सारे तरह के बॉन्ड इशू होते हैं। If a person A is taking loan from person B, then person A will issue a document which will act as a security for B. मतलब एक तरह का सिक्योरिटी फॉर्म है या एक तरह का सिक्योरिटी है B के बाद। इसके बहुत तरह के प्रकार होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ह्यूंडीज और बॉन्ड्स। प्रोमिसरी नोट की बात की जाए तो ये क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में इशू होता है। एक कौन हो गई, मेकर और पेई। मेकर जो बिल ड्रॉ करेगा, पेई जो पैसा देगा। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसको डेटर इश्यू करता है, यानी परचेजर इश्यू करेगा, वर्क एज सिक्योरिटी टू क्रेडिटर। सिक्योरिटी किसके लिए, क्रेडिटर की तरह। इट इज अ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। एक तरह का वादा हो गया प्रोमिसरी नोट कि हाँ हम लोग पैसा देंगे ड्यू डेट पे। इट डज नॉट नीड एक्सेप्टेंस। इसे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि हमें इसे एक्सेप्ट कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा या और कोई बात रहेगी। मेकर कैन पे ऑफ। ये नहीं कि प्रॉमिसरी नोट कि जिसने पैसा देना और जिसने लेना वो एक ही इंसान हो, वो हमेशा दो अलग अलग लोग होंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि तीन लोगों के बीच में ड्रॉ होता है। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, मतलब बिल जो काटेगा, बिल जो लेगा और बिल के बदले में जो पैसा देगा, वो हो गया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Issued by creditor and acts as order to the debtor to pay the money. It need the acceptance of drawee. If accepted, then it will be a legal document. इसको हम लोग आसान शब्दों में समझें तो क्या हो गया कि एक इंसान जिसने बिल काटा, समझ लीजिए मैंने पर्सन बी को बिल काट दिया 100 करोड़ का, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ कि यार उसको पता है कि भाई पैसे देने हैं और मुझे तो पैसे लेने उससे, तो क्या करेगा कि एक बिल अपने पास एक उसके पास होगी, तो वो मुझे पैसे कब देगा, 6 महीने बाद। तो मैं क्या करूंगा कि बैंक के पास जाऊंगा और कहूंगा कि यार मैंने पर्सन बी से पैसे लेने हैं, ये बिल कटा हुआ है, इस बिल के बिहाफ पे आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, मुझे 100 करोड़ के बदले 99 करोड़ रुपीस दे देगा। अब वो 99 करोड़ रुपीस लेके मैं आ जाऊंगा, मेरे पास तो जो पैसे 6 महीने बाद आए थे 100 करोड़, वो आज ही 99 करोड़ के फॉर्म में आ गए। तो इस तरह से वो पैसे हमें एडवांस मिल गए। अब क्या होगा कि जो पैसे हमें बी से लेने थे वो पैसे अब बी बैंक को दे देगा। तो इससे क्या होता है कि काम जल्दी होता है और पैसे हमें अगर जरूरत पड़े तो पैसे मिल जाते हैं। ये हो गया हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर क्या हमारा बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जब लोन उठाती है या किस तरह से पैसा मार्केट से उठाती है तो क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आरबीआई के बिहाफ पे इशू करा देती है कि आरबीआई कहते हैं भैया आप बेच लो हमारी जगह पे। अभी सुना कि सरकार खुद जाके घर में बॉन्ड बेचेगी। Whenever these instruments are getting impersonal or more organized, it can be called as bond. जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट इम्पर्सनल और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं सबको बॉन्ड कहते हैं। इसके बहुत तरह के होते हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो हम उनको बोलते हैं गिल्ट एज्ड बॉन्ड्स। जिनकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है उनको बोलते हैं जंक बॉन्ड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। दीज बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, जो बॉन्ड्स जिनके मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है। समझ गए ना। मनी मार्केट में वो बॉन्ड इश्यू होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है, और कैपिटल मार्केट में वो बॉन्ड इश्यू होंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है। अब बॉन्ड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं अंदर ही अंदर, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। सिंपल से अगर देखें, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं या डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या है कि जो बॉन्ड्स एडवांस में डिस्काउंट पे इशू हो गए। मुझे मार्केट से 1000 रुपये लेने थे, मैं 900 का बॉन्ड इशू कर दिया। मैंने कहा कि जब 1 साल बाद आप मुझे बॉन्ड वापसी करेंगे तो आपको 1000 रुपये दे दूंगा। मतलब आप 900 भी दे दीजिए, जब आप मुझे 1 साल बाद ये बॉन्ड वापसी करेंगे तो आपको 900 प्लस 100 रुपये यानी टोटल 1000 रुपये आपको वापसी कर दूंगा पूरे बॉन्ड के। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। अब हमें क्या होगा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होगा, जिसका इंटरेस्ट रेट बैंक रेट के साथ चलता है। मतलब अगर बैंक रेट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। दिल की धड़कन है, ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे भी इसका वैसा ही सेम हिसाब है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के, अगर समझ लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5% के हिसाब से 5 साल के लिए, और पता चला 5 साल बाद महंगाई 5% बढ़ गई, तो मुझे क्या फायदा हुआ। इसका मतलब सीधी सी बात ये हो गई,
कि मतलब मैंने 1,05,000 मेरे को मिलेंगे, 5,000 महंगाई बढ़ गई, यानी 1,05,000 उन 5 उतनी ही वैल्यू रखेंगे जो आज 1 लाख रुपए की वैल्यू है। क्यों? चीजें उस हिसाब से महंगी हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू करूंगा, जिसमें क्या करूंगा, 1 लाख रुपए 5% के हिसाब से 5 साल के लिए 5% का इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे दूंगा, कि मतलब अगर 5% इन्फ्लेशन बढ़ती है 5 साल बाद, तो आपको वो 5% की जो एक्स्ट्रा रहेगी उससे आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉपर आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही रहेगा। तो वो तुम्हारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इन्फ्लेशन रेट से, तो वो पॉजिटिव में हो गए। अगर नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट है तो मतलब इंटरेस्ट रेट कम है इन्फ्लेशन रेट से, तो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है और हमारा ब्याज कम है। Whenever there is negative real interest rate, people will start diverting their money from companies in gold etc. जब उन्हें लगता है कि यार मार्केट में उतना पैसा ब्याज पे नहीं मिल पा रहा है, उतना पैसा नहीं मिल पा रहा, जब हम लोग पैसा ब्याज पे दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे को हम लोग गोल्ड में इशू ले लेते हैं। तो हमें पता है कि गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशूड इन दिस इन्फ्लेशन रेट इज एडेड टू द इंटरेस्ट रेट एंड इट विल गेट रियल इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन का रेट हमने बॉन्ड्स के इसमें भी ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इंडेक्स बॉन्ड। इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है? सिक्योरिटी द डेट इंस्ट्रूमेंट या पोटेंशियल ऑफ द एप्रिसिएशन इन रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट। मतलब है कि हमारा जो पैसा हमने लगा रखा है वो हमारा सेफ है, लगभग थोड़ा सा कहते हैं डिस्काउंट कम है पर लगभग सेफ रहता है हमारा। इंडेक्स बॉन्ड हमारे दो तरह के, डीप डिस्काउंट बॉन्ड रिडीमेबल एट मैच्योरिटी और डिटैचेबल इंडेक्स वारंट गिव्स इन रिटर्न प्रपोर्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज इन बीएससी और सेंसेक्स एट ऑन मैच्योरिटी। मतलब जिस हिसाब से बीएससी और सेंसेक्स चलेंगे उस हिसाब से अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज है तो वही अमाउंट हमें मैच्योरिटी मिल जाएगा। लेकिन इंडेक्स बॉन्ड में क्या है कि थोड़ा सा सेफ लगता है, इसलिए हम लोग इसको इशू करते हैं। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है और डेटेड सिक्योरिटी इशू कर सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी इशू कर सकती है, वो ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड क्या है? रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड। मतलब हमारा वो बॉन्ड जिसमें हमने क्या किया कि पैसा जो है रुपी में उठाया है। इसके अंदर क्या होता है, फंड्स हमारा ओवरसीज मार्केट से हमने उठाया, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो ले लिया, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, जापानीज स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं जिन कंट्रीज में, हमने वहां से पैसा उठाया। पहला मसाला बॉन्ड जो था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू कराया गया था, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बैक किया था, मतलब उनके पीछे लग के तब वर्ल्ड बैंक ने पहला मसाला बॉन्ड इशू किया, जो कि 2014 में था, जिसमें इंडिया ने 100 करोड़ रेस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम देखें तो मसाला बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही बात की जाती है। इन अगस्त 2015 IFSC फॉर द फर्स्ट टाइम इशू ग्रीन मसाला बॉन्ड। अगर हम देखें कि IFSC ने पहली बार 2015 में ग्रीन मसाला बॉन्ड भी इशू किए। लिमिटेशन क्या है, ये जो बॉन्ड होते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज। ये बॉन्ड जो है हमारे, इससे नहीं कि आपने जमीन ज्यादा कुछ खरीद ली या कुछ और तरह की डेवलपमेंट कर ली। ये बेसिकली हमारे जो बॉन्ड्स रहेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही रहेंगे। इन बॉन्ड्स को हम लोग कैपिटल मार्केट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस पैसे को हम इस पैसे को लैंड और लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओनली कैन बी यूज्ड इन अ कंट्री फॉर कंट्री एंड सब्सक्राइब्ड बाय रेजिडेंट ऑफ सच कंट्री। मतलब वही जो उस कंट्री के इंसान, जैसे इंडिया के जो लोग हैं, वही रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड को इशू कर सकते हैं और इशू करवा सकते हैं, और उसी कंट्री से पैसा उठा सकते हैं जो कंट्रीज FATF के मेंबर हैं, मार्केट रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज को फॉलो कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू RBI के अनुसार द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर मसाला बॉन्ड रेज अप टू रुपी इक्विवेलेंट, जो कि होती है हमारी $50 मिलियन, यानी एक साल में हम लोग $50 मिलियन के ही मसाला बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम 3 साल की होनी चाहिए, 3 साल के लिए हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, अगर 50 मिलियन ज़्यादा पैसा उठाएंगे हम लोग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स में, तो उसके जो फाइनेंशियल ईयर्स होंगे, यानी बॉन्ड इशू करने के टाइम होगा, वो कम से कम 5 साल के लिए तो होगा ही होगा। तो इन सब बात को हम ध्यान रखेंगे। तो ये होगा हमारे मसाला बॉन्ड्स। इसके हम लोग देखते हैं फिक्स कूपन रेट क्या होता है। फिक्स कूपन रेट हो गए हमारे एक तरह के वो कूपन जिसमें हमें पता है कि फिक्स पैसा मिलेगा ही मिलेगा, या वो चीज़ें जिसमें इंटरेस्ट रेट की दिक्कत कम होती है, जैसे डिबेंचर्स वगैरह वगैरह। बॉन्ड दैट पेज अ सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट ओवर इट्स एंटायर टाइम।
इंटायर टर्म, वो बॉन्ड जो अपना सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब वो सारा पैसा उसी समय के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब पूरे अगर 5 साल का कोई पैसा ले रहे हैं तो 5 साल तक ही देंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखें एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू अर्न अ गारंटी इंटरेस्ट रेट फॉर स्पेसिफाइड टर्म बट परचेज अ फिक्स रेट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी, कूपन रेट बॉन्ड, म्यूचुअल बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये हो गए हमारे जो कुछ तरह के बॉन्ड होते हैं। बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट दीज आर नोन एज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। इनके कांस्टेंट और लेवल, इनकी कांस्टेंट लेवल इंटरेस्ट रेट को लेकर इनको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। मतलब इसमें ये होता है कि नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, आपने जो पैसे लगाए हैं वो इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद फ्लोटिंग एंड वेरिएबल रेट बॉन्ड। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स को हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं फ्लोटिंग और वेरिएबल रेट बॉन्ड के तरह के देख के। ठीक है, इसके कुछ की टेकअवेज क्या है? इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विद द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ओवर इट्स एंटायर टर्म विद रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नोन एज कूपन। एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें लेवल ऑफ इंटरेस्ट सेम होने के कारण पूरे सालों में एक तरह कूपन भी ये हो सकते हैं। अपॉन मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स विल रिसीव बैक इनिशियल अमाउंट इन एडिशन टू द इंटरेस्ट पेड। जब ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएंगे तो होल्डर्स को अपने इनिशियल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो तो मिलेगा और साथ में उनको इंटरेस्ट का जो पैसा है वो भी मिलेगा। टिपिकली लॉन्गर टर्म फिक्स बॉन्ड्स पे हायर इंटरेस्ट रेट देन शॉर्ट टर्म वन। टिपिकली लॉन्ग टर्म के हमारे फिक्स रेट बॉन्ड है वो हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करें शॉर्ट टर्म के मुकाबले में।